ये आपने कभी सोचा है कि वो चमकता हुआ सूरज जो हमें हर दिन रोशनी और गर्मी देता है। आखिर आग के इतने बड़े गोले में हो क्या रहा है जिसकी वजह से हमें इतनी ऊर्जा और प्रकाश मिलती है। यह अद्भुत जलता हुआ गोला अस्तित्व में कैसे आया और यह ऐसे कब तक चमकता रहेगा, हमें इसे पूरी तरह से समझने के लिए ब्रह्मांड के विकास और स्टार फॉर्मेशन को समझना होगा। यह बात है 5 अरब साल पहले की हमारे यूनिवर्स चारों ओर अंधकारों से डूबा हुआ था, जिसमें गैस और धूल के बादल तैर रहे थे। इस धूल और गैस के बादल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस मौजूद थी, जिसे हम नेबुला के नाम से जानते हैं और इसे हिंदी में सौर निहारिका भी कहते हैं। कुछ दिन बाद नेबुला के पास में ही सुपरनोवा में विस्फोट होता है। जिसकी वजह से नेबुला में हलचल होती है और इसका कुछ भाग सिकुड़ने लगता है, यानी सिंक होने लगता है। फिर अचानक से ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसे अपनी ओर खींचना शुरू किया। जैसे जैसे यह सिकुड़ता गया, इसका सेंटर गर्म और घना होने लगा। कई सालों के बाद इसके अंदर का प्रेशर और टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि इस बादल के सेंटर का टेम्परेचर 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो गया। जिसके बाद हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम बनाने लगे और इस प्रोसेस को ही न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। जैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होता है, इस बादल के सेंटर से एक रोशनी फूटती है। यह एक ऐसा पला है जिसने सौरमंडल के भविष्य को ही बदल कर रख दिया। ये वो क्षण था जब हमारे सूर्य ने पहली बार अपनी आंखें खोली और चारों तरफ रोशनी को बिखेर दिया और इस सौरमंडल को नया जन्म दी। इतना सब कुछ होने में न्यूक्लियर फ्यूजन ने अहम भूमिका निभाई है इस सूर्य को चमकने में। अगर ये न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेसिंग न होती तो शायद आज पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होते कैसे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन के सेंटर में इतनी टेम्परेचर होती है कि वहाँ के हाइड्रोजन एटम आपस में टकराने के लिए मजबूर हो जाते हैं और सन के सेंटर में हाइड्रोजन न्यूक्लिया एग्जिस्ट करती हैं और ये न्यूक्लिया असल में प्रोटॉन ही होती है। इस प्रोसेस को जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। जब दो हाइड्रोजन एटम आपस में टकराते हैं तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होकर ड्यूटेरियम न्यूक्लियस बनाता है और एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो भी इमिट होती है। यहाँ पर ये प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसे कंप्लीट करने के लिए भी 2 स्टेप और है। एक ड्यूटेरियम हाइड्रोजन से जुड़ता है और हीलियम 3 बनाता है और इसके साथ गामा रेज भी इमिट होती है। इस वाले स्टेप में 2 हीलियम 3 न्यूक्लियस आपस में कोलाइज्ड होते हैं। यहाँ पर मैंने जो 2 बोला ये 2 नंबर है और हीलियम 3 आइसोटॉप्स हैं। जिसके बाद हीलियम 4 और 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन एक्स्ट्रा बनते हैं। जब बार बार ऐसे रिएक्शन होते रहते हैं तो ये कुछ एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है। जब 4 हाइड्रोजन एटम एक हीलियम एटम में कन्वर्ट होता है तो हमें मास डिफरेंस देखने को मिलता है। लाइक अगर 4 हाइड्रोजन एटम का टोटल मास 6.693 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है और एक हीलियम एटम का टोटल मास 6.645 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है। अगर हम इस वैल्यू को इस वैल्यू में से माइनस करते हैं तो हमें जो डिफरेंस देखने को मिलता है यही डिफरेंस ही मास डिफेक्ट कहलाती है। आप इस वैल्यू पर मत जाना क्योंकि यह वैल्यू कम तो जरूर है लेकिन यह बहुत कुछ करती है एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद। हम ये तो जानते हैं कि लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगर हम m और c की वैल्यू को आइंस्टीन के इस वाले इक्वेशन में पुट करें तो हमें एनर्जी की ये फाइनल वैल्यू मिलती है। यहाँ पर सोचने वाली बात ये होती है कि हमारा सन इतनी कम एनर्जी में जलता कैसे है। तो इसका जवाब ये है कि हमारा सन 1 सेकंड में 1 क्वांटिलियन टाइम्स रिएक्शन करता है और अगर हम 1 क्वांटिलियन को डिफाइन करते हैं तो अगर हम 1 के आगे 18 जीरोस को ऐड कर दें तो उसे 1 क्वांटिलियन कहते हैं और यही वजह है कि सूरज लगातार जलता रहता है। यहाँ पर हमारा सन 1 सेकंड में कितनी रिएक्शन करता है इसका अप्रॉक्सी वैल्यू बताना मुश्किल हो सकता है। यह कम ज्यादा हो सकता है या कोई जरूरी नहीं कि 1 सेकंड में 1 क्वांटिलियन टाइम्स ही रिएक्शंस हो। इन्हीं डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जब हमने रिसर्च पेपर को एनालाइज किया तो उनमें सन फॉर्मेशन के 3 थ्योरी सामने आती हैं जिसमें थी नेबुला थ्योरी जिसे हमने डिटेल में समझ लिया है। दूसरी थ्योरी आती है अगेसन थ्योरी और तीसरी थ्योरी आती है सोलर डिस्क मॉडल थ्योरी। तो हमने पहली थ्योरी को समझ लिया, बाकी बची 2 थ्योरीज का PDF डिस्क्रिप्शन में अटैच है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि सन का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे हम अर्थ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जैसे क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, वैसे ही सन को भी मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है लेकिन होते 6 हैं। पहला पार्ट होता है कोर जो कि ये सूर्य के सबसे अंदर का भाग होता है जो कि ये बहुत ही रहस्यमयी होता है। इसी के अंदर ही न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेसिंग होती है और इसी की वजह से ही सन को इतनी एनर्जी मिल पाती है और सूरज हमेशा चमकता रहता है और इसे सन का दिल भी माना जाता है। दूसरा पार्ट होता है रेडिएटिव जोन। जब सन के कोर से एनर्जी निकलती है तो वह इस रेडिएटिव जोन से होकर गुजरती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह होती है कि रेडिएटिव जोन की दीवारें इतनी घनी होती है कि कोर से निकलने वाली एनर्जी को इस दीवार से निकलने में हजारों साल लग जाते हैं।
तीसरे पर आता कॉन्वेक्टिव जोन। यह एक ऐसा जोन होता है जिसमें सन के एनर्जी का फ्लो गर्मी से होता है। इस जोन में गर्म प्लाज्मा ऊपर की उठती है, फिर ठंड होती है, फिर नीचे की ओर गिरती है। ये जो सारी प्रक्रिया होती रहती है यही सन के सरफेस पर गर्मी को एक्सपेंड करने में हेल्प करती है। चौथे पर आता फोटोस्फीयर। इसी लेयर से ही सन की लाइट और गर्मी निकलती रहती है, जिसे हम देख भी सकते हैं। इसी के साथ ही इसमें सन स्पॉट और सोलर वाइंड की घटनाएं होती रहती हैं। पांचवें पर आता क्रोमोस्फीयर। इसका तापमान लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और इससे सूर्य ग्रहण के दौरान ही देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर इतने ज्यादा तापमान होने के बावजूद भी यहाँ पर गैसों का तापमान कम ही होता है। छठवें लेयर पर आता है कोरोना लेयर। इसी लेयर पर ही सौर लहरें उठती रहती हैं, जिसका टेम्परेचर तकरीबन 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। लेकिन कोरोना में इतनी गर्मी क्यों होती है, इसका रीजन पूरी तरह से अभी स्पष्ट नहीं है। इस वीडियो में हमने जो सन के टेम्परेचर की बात की है, कहीं 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस से 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, कहीं 20,000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन साइंटिस्ट ने इसको मेजर किया कैसे? क्योंकि सन पर जाना, इसे मेजर करना तो इम्पॉसिबल हो सकता है ना, तो इसे मेजर करने के लिए यूज किया जाता है हेलियोसिस्मोलॉजी। सूर्य के बारे में हमें जो औसत जानकारी मिली है उसका अधिकांश अध्ययन यूरोप स्पेस की एजेंसी के सोहो मिशन के साथ किया गया है, विशेष रूप से गोल के साथ, यानी ग्लोबल ऑस्किलेशन एट लो फ्रीक्वेंसी। इतना सब कुछ होने के बाद में दिमाग में एक बात ये आती है कि सन का फ्यूचर कैसे होगा। क्या हमें ऐसा ही हमेशा रोशनी और गर्मी देता रहेगा या फिर इसकी डेड हो जाएगी? इसका जवाब है नहीं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट सन का जीवन काल अप्रॉक्सिमेट 10 अरब सालों का है और यह लगभग अपनी आधी यात्रा पूरी कर चुका है। इस रिपोर्ट के अनुसार जब सन के कोर में हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा तो वो कई गुना फूलकर लाल दानों में बदल जाएगा और यह अपनी बाहरी लेयर को अंतरिक्ष में छोड़ देगा, जिसकी वजह से प्लैनेटरी नेबुला बनेगी। बाकी बचा हुआ कोर श्रिंक होकर सफेद बौना बन जाएगा, जो धीरे धीरे ठंडा और फाइनली काला बौना बन जाएगा और एक काला बौना का अवतार ले लेगा। लेकिन जब ऐसा होगा तो पृथ्वी पर इसका प्रभाव बहुत ही बुरा होगा, कुछ इस तरीके से। जब पृथ्वी लाल दानव बनने की ओर अग्रसर होगी तो उसका सारा पानी वेपोराइज हो जाएगा और पृथ्वी जल जाएगी, जिसके बाद पृथ्वी पर जीवन का नामो निशान तक नहीं बचेगा। इस वीडियो में हमने जो आपको सन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताई वो हमने आर्टिकल, रिसर्च पेपर और फैक्ट के आधार पर की है। ये फैक्ट कितने एक्यूरेट है इसे बताना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये नेचर है, ये हमारे हाथों में नहीं है। इस नेचर में इतनी शक्ति है कि हम मनुष्य इसे पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं है। सूरज हमेशा चमकता रहेगा और यह हमें ऐसे ही गर्मी और रोशनी देता रहेगा। याद दिलाता है कि अंधेरे के बीच में भी एक नई शुरुआत संभव है। अगर इस सूर्य का निर्माण न होता तो पृथ्वी की उत्पत्ति भी न हो पाती। यह कहानी न केवल पृथ्वी के लिए बल्कि पूरे सौरमंडल के लिए यूनिक है। तो ये थी सूर्य के बनने की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।